तो हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल शिखा इंस्टीट्यूट में। और जैसा कि आपको पता है कि सहकारिता विभाग का जो एग्जामिनेशन अभी सामने है, उसके लिए जो सिलेबस आया है उसके भाग 2 की स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं। और इस क्लास में जैसा आपको सामने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आपको ये तमाम चीज़ें, तमाम सिलेबस जो आपको सामने दिखाई दे रही है, उन सारे पॉइंट्स को आपको डे बाय डे एक एक वीडियोज़ के माध्यम से, एक एक वीडियोज़ क्लास के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो आज की इस क्लास में बिना समय गंवाए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वित्तीय मानक संकेतकों से संबंधित जो जानकारियां हैं, उन जानकारियों के बारे में हम क्लास शुरू करते हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट एट द क्लास। देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक एक्ट आया था, इसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो होती क्या है। तो जब हमें मनी लॉन्ड्रिंग समझ में आ जाएगी, इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग भी समझ में आ जाएगी कि मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकना है। तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसकी परिभाषा है, मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, भ्रष्टाचार, किसी प्रकार का गबन, जुआ जैसे और कोई प्रकार के अवैध काम, कोई भी ऐसी इनवैलिड एक्टिविटीज जो अगर होती है, कोई भी इस प्रकार की जो अवैध गतिविधि है, इन गतिविधियों से जो प्राप्त धन है, इस धन को या इस अमाउंट को वैलिड से वैलिड बनाना, जो अवैध राशि है, अवैध धन है, उसको वैलिड करना। कुल मिलाकर के इन शॉर्ट आप ये समझिए कि किसी भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का जो तरीका है, ठीक है, किसी भी अवैध गतिविधियों से प्राप्त जो धन है उसको वैध बनाना, अवैध धन को वैध बनाने की प्रक्रिया जो होती है, उसी अपराध को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जो भी प्रकार, किसी प्रकार के गलत ढंग से अगर किसी ने कोई पैसे कमाए, कोई मनी अर्जन किया है और उसको अगर अवैध गतिविधि से किया है, उसको वैध साबित करना या वैध धन में परिवर्तित करना, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, यही कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इसी प्रक्रिया को रोकने की सरकार की मंशा थी। इसी मंशा को जाहिर करते हुए सरकार ने एक एक्ट लाया, एक अधिनियम लाया। तो हम उस अधिनियम की बात करेंगे जिस अधिनियम का नाम है मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये आपका 2002, यहाँ पे PMLA बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 आया था। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे समझते हैं। इस अधिनियम की खास बात क्या थी, मैंने आपको बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत सी बुलेटिन पॉइंट में सारे अधिनियम को कंसाइज कर करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि आपको तैयारी करने में कोई परेशानी मत हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, कोई भी अधिनियम आता है तो जैसे अधिनियम होता है, तो भाई अधिनियम बनाने के लिए जो हमारी विधायिका है, विधायिका के द्वारा अधिनियम बनाया जाता है, अधिनियमित किया जाता है। तो 3 स्टेज हमारे हैं। 3 स्टेज में जैसे अलग अलग हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो फाइनली जब दोनों सदनों में बहस के पश्चात कोई भी जो बिल होता है वो पास होता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह जो विधेयक है वो अधिनियम का स्वरूप ले लेता है। तो 17 जनवरी 2003 को, देखिए इसके इस अधिनियम के नाम में 2002 है, तो इससे यह साबित होता है कि यह जो है वो जब प्रस्तुत हुआ था संसद में, तो यह 2002 में प्रस्तुत हुआ था। परंतु जब ये अधिनियमित हुआ, इनएक्टिवेंट हुआ, तो इसका डेट ऑफ इनएक्टिवेंट है आपका 17 जनवरी 2003। 17 जनवरी 2003 को ये, जिस समय एनडीए की सरकार थी तत्कालीन, उस समय इसको इनएक्टिवेंट किया गया था। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं ये इस अधिनियम में बातें क्या क्या थी, ये कौन गवर्नमेंट थी, ये से हमको कोई खासा फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, लेकिन आपको ये डेट को याद रखना है, 17 जनवरी 2003 को ये अधिनियम अधिनियमित किया गया था। ठीक है, लागू कब से हुआ, ये तो अधिनियमित हो गया, बट एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कब से ये शुरुआत हुई, कब से इसको लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2005 से। ठीक है, अधिनियमित होने के बाद साल 2 साल के बाद यह लागू हुआ 1 जुलाई 2005 से। ठीक है, तो 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। 17 जनवरी और जुलाई, ज का मामला आ रहा है, दोनों को याद रखिएगा, ज से जनवरी, ज से जुलाई। ठीक है, अधिनियमित किया गया। संशोधन कब हुआ, तो इसमें इस अधिनियम में 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। ये मैं आपको की पॉइंट्स इसके बता रहा हूँ, जो की पॉइंट्स है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते चलेंगे, कब कब इसमें क्या क्या संशोधन हुआ था। तो एक संशोधन हुआ 2005 को। ठीक है, कुछ ऐसे प्रावधान थे जो क्या कहना चाहिए,
जिनमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को 2005 में ही दूर कर लिया गया। फिर 4 साल बाद 2009 में, फिर 3 साल बाद 2012 में। तो 2005, 2009 और 2012 अभी तक इस अधिनियम में 3 बार संशोधन हो चुका है। ये तो बात हो गई संशोधन की, ठीक है। अब देखते हैं इस अधिनियम को लाने के उद्देश्य क्या क्या थे, किन किन उद्देश्यों के तहत ये अधिनियम को लाया गया। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, इस प्रकार की जो अवैध धन है, जो अवैध किसी प्रकार का अवैध वित्त, जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो चीजें हैं, उनको वैलिड करना, किसी प्रकार के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, उसको रोकथाम करना था, उसको रोकना था। तो सबसे पहले जो इसका उद्देश्य था वो था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। एक दूसरा उसका उद्देश्य था, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो उसको रोकना है। अब रोकेंगे तो उसके पश्चात उसने जो भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, जब्त करना पड़ेगा। तो जब्ती का भी प्रावधान है। मतलब अगर किसी ने किसी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है तो उसको सरकार, चाहे वो सरकार के जो इसको प्रिवेंशन करने के लिए जो लोग अधिकृत है, वो कभी भी जा करके इसको जब्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपकी संपत्ति है, उस पर आपका अधिकार होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त धन को क्या कर सकते हैं, जब्त करने का प्रावधान है इस अधिनियम में, PMLA अधिनियम 2002 में। तो अब जबकि जब्ती का प्रावधान है, तो अब जब्ती करने का या जो पहचान करने की बात है वो करेगा कौन? तो इसके तहत जो अधिसूचित अधिनियम है, ठीक है, तो जो बैंकिंग कंपनियां हैं, वित्तीय संस्थान हैं, बैंकिंग कंपनियां हो गए, वित्तीय संस्थान हो गए, और मध्यस्थों जो रहेंगे, जो मीडिएटर होते हैं, ठीक है, कोई भी इनके बीच में जैसे आता है, बैंकिंग कंपनियां तो होंगी जो बैंकिंग सेक्टर पे काम करती है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो सब काम करती है, जो फाइनेंस करने का काम करती हैं, इन सब, और भी बहुत सारे कारोबार होते हैं। उन सारे कारोबार की में करने शामिल जो व्यक्ति हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं इस कारोबार में शामिल, ऐसे ग्राहकों की, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना, और पहचान करने के बाद उसको सत्यापित करना, और सत्यापित करने के लिए रिकॉर्ड बनाए रखने का दायित्व डालते हैं, ठीक है। ये इनका इस अधिनियम का उद्देश्य है कि आप उसकी पहचान करें ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी हो, बाकायदा पारदर्शिता हो। तो पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए क्या करती है, दायित्व देती है, और इन दायित्वों को पालन करना होता है, ठीक है। तो ये इस अधिनियम का, इस एक्ट का उद्देश्य था, ठीक है। तो अधिनियमित हुआ 17 जनवरी को, लागू हुआ 1 जुलाई 2005 को, संशोधन हुआ 3 बार। और उद्देश्य, ये तो खैर ज्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं दिखती उद्देश्य में, और उद्देश्य वैसे भी मेरे ख्याल से बन ही जाएंगे आपसे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे सजा का, ठीक है। देखिए, मैं आपको कौन से धारा में क्या है, इन सारे चक्कर पे नहीं फंसा रहा हूँ, ठीक है। इन सब चक्कर पे आपको रहना भी नहीं है। तो जो मेन पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, तो आपको बहुत ही शॉर्ट में और समराइज करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए, सजा की अगर बात करें तो सजा का प्रावधान यहाँ पे है 3 से लेकर के 7 साल, ठीक है। 3 से लेकर के 7 साल का कठोर कारावास है। देखो भाई, कारावास 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर कारावास होता है, और एक जैसे जिसको श्रम और गैर श्रमिक श्रम बोलते हैं, सश्रम बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो कठोर कारावास का प्रावधान है यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। कुछ ऐसे अधिनियम है, कुछ ऐसे अपराध हैं हमारे यहाँ जिनमें कठोर कारावास का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है इसमें 3 से 7 साल का। अब अपराध की दशा के आधार पर, अपराध की इंटेंसिटी के आधार पर इसका जो सजा का जो प्रावधान है, इसका जो ड्यूरेशन है वो तय किया जाएगा, ठीक है। 3 से लेकर के 7 साल, मिनिमम कम से कम 3 साल, और ज्यादा से ज्यादा 7 साल। 7 साल से ज्यादा का प्रावधान इसमें नहीं है। ये तो बात हो गई सजा की। अब देखिए, किसी भी अधिनियम में क्या होता है, जैसे किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो वह क्या होता है, जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां पे वाद परिवाद का दौर चलता है। तो कहीं ना कहीं जो वकील होते हैं, और दोनों ही तरफ से कहें, वादी परिवादी दोनों होते हैं, दोनों की बात करें हम, तो यहाँ पे क्या होता है, इस अधिनियम में जो साक्ष्य है, अगर किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है, लेट से कि कोई ए नाम का आदमी है, उस ए नाम के आदमी को आरोपी बना दिया गया, तो अब इस आरोपी के ऊपर आरोप सिद्ध करने का काम गवर्नमेंट का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अपराध सिद्ध करने का जो काम है वह इसके ऊपर क्या बोलना चाहिए, सरकार के ऊपर या न्यायपालिका के ऊपर नहीं रहेगी कि कोई सरकारी वकील इसके ऊपर अपराध सिद्ध करेगा। वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने आप को बेगुनाह बताने का कि मैंने अपराध नहीं किया, कुल मिलाकर के साक्षी का जो बोझ है वह आरोपी पर ही होता है। आरोपी ही अपने आप को बेगुनाह साबित करेगा। बात समझ में आ रही है? तो साक्षी का बोझ जो है वो आरोपी पर ही रहता है। अब अलग अलग कई सारे हमारे देश में अधिनियम हैं, अलग अलग अधिनियमों में अलग अलग प्रावधान हैं।
तो यहाँ पे 3 से 7 साल की सजा, ध्यान रखेंगे 3 से 7 साल की सजा। साक्षी का बोझ आरोपी पर है, आरोपी ही अपने आप को साबित करेगा, गवाह किसको कराना है, क्या कराना है, आरोपी का ही दायित्व रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो इसके लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो जो प्राधिकृत व्यक्ति होंगे वह उसकी संपत्ति को राजसात कर सकते हैं, अर्थात कुर्की कर सकते हैं। और कुर्की करने की जो शक्ति है, ठीक है, ये कुर्की करने की शक्ति किसके पास होगी? कम से कम डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर के अधिकारी। अब इस अधिनियम में अलग अलग हायरार्की बनाई गई है, ठीक है, अलग अलग हायरार्की तय किया गया है, अधिकारियों का जो क्रम है वहां पे तय किया गया है। तो यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे, ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर जो होंगे, ये डिप्टी डायरेक्टर से ऊपर के ही अधिकारी, इसके कम से कम ऊपर के अधिकारी ही क्या कर सकते हैं? कुर्की कर सकते हैं। ये उनकी शक्तियां हैं। और यह जो प्रावधान, ये जो शक्ति है वो 180 दिनों तक, 130 दिनों के भीतर भीतर की संपत्ति को कुर्की कर सकते हैं। तो साक्षी का बोझ आरोपी पर, कुर्की करने की शक्ति इस अधिनियम के तहत जो उप निदेशक होंगे, जो डिप्टी डायरेक्टर होंगे, उनके ऊपर के अधिकारी यहाँ पे इनमें बताया गया है। इनमें अलग अलग हायरार्की है, वो सब आपके काम करनी है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग पदानुक्रम बताया गया है। तो पदानुक्रम में उप निदेशक जो होंगे उसके ऊपर के अधिकारी एक कुर्की कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला आता है हमारा, इसके बाद निर्णायक अधिकारी। निर्णायक प्राधिकारी कौन होगा? ठीक है, निर्णायक प्राधिकारी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। निर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो निर्णायक प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक नियुक्त अधिकारी होगा, और यह जो नियुक्त प्राधिकारी होगा वह क्या करेगा? कुर्की करने की जो या निर्णायक जो चीजें रहेंगी, निर्णय लेने का, किसको क्या मानना है, किस संपत्ति को जो अर्जित किया गया है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएगा नहीं आएगा, इस बात का निर्धारण करने के लिए यहाँ पे निर्णायक प्राधिकारी का प्रावधान किया गया इस अधिनियम में। और इसकी जो नियुक्ति है वह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब जब इसको बना देंगे तो इसका काम क्या रहेगा निर्णायक प्राधिकारी का? जैसे मैं बता रहा था, यह तय करना कि कुर्की या जब्त की गई कोई संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई किसी ने कह दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है, लेकिन सामने वाला कहेगा कि भाई ये जो है धन संपत्ति वो मैंने अपने मेहनत से, या किसी प्रकार की कोई ब्लैक मनी नहीं है, तो वो उसको कौन सी ब्लैक मनी होगी, कौन सी व्हाइट मनी होगी, या कौन मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में कौन सी संपत्तियां हैं, कौन सी परिसंपत्तियां आएंगी या नहीं आएंगी, शामिल है या शामिल नहीं है, इस बात का निर्धारण कोई व्यक्ति या कोई व्यापारी नहीं कर सकता। इस बात का निर्णय करेंगे निर्णायक प्राधिकारी, जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत होंगे, ध्यान रखिएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो होंगे वो इस काम का निर्धारण करेंगे, ठीक है। चलिए, ये इसका कार्य होगा। अब जब किसी व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपनी संपत्ति अर्जित की, और संपत्ति अर्जित करने के बाद लेट से कि मान लिया उसको किसी ने एलिगेशन लगाया और बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो लेट से कि रेड पड़ा, और रेड पड़ने के बाद निर्णायक प्राधिकारी ने उसकी संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग में बता दिया या कुर्की या जब्त करने के लिए ये कार्रवाई कर दी। तो कार्रवाई करने के पश्चात यह जो ए नाम का व्यक्ति होगा, यह व्यक्ति अपील कर सकता है, इसके पास अपील करने का अधिकार होगा, ठीक है। और अपील कहाँ कर सकता है? तो अपील करने के लिए अधिकरण, सबसे ध्यान से समझिएगा ना, ये ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है पहला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला जो इसका अपील होगा वह ट्रिब्यूनल में होगा। पहले क्या था इस अधिनियम में, जब संशोधन नहीं हुआ था, तो संशोधन के पहले क्या होता था कि, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ये एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये इधर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट आगे जाएगा, हाई कोर्ट इधर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़, इसको सुधार लेंगे। सुप्रीम कोर्ट आगे चला जाएगा और हाई कोर्ट आगे पीछे आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहले क्या था, एक्चुअल में वही हुआ था, पहले इसमें संशोधन हुआ था, तो पहले अधिकरण में अपील की जाती थी। अधिकरण के पश्चात सीधा अगर अधिकरण के द्वारा किए गए न्याय से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, अगर वो पाता है कि यहाँ पे उसके लिए न्याय संगत बातें नहीं हुई, तो वह अब इस क्रियाकलाप के अगेंस्ट अगले सुपीरियर कोर्ट में जा सकता था। तो वहां पे जब किसी सुपीरियर कोर्ट में जाता, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान सीधा हाई कोर्ट का कोई वहां पे प्रावधान नहीं था। इससे क्या हुआ कि कोर्ट के जो अधिकार हैं उसमें क्या बोलना चाहिए, वायलेशन होने लगा कि दोनों के अधिकार समान। ऐसा करने से, अगर जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर
अधिकरण के पश्चात सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट की भूमिका क्या होगी? यहाँ पे अगर देखें तो हाई कोर्ट की भूमिका जो है वो तो अधिकरण के बराबर हो गई, जबकि ऐसा नहीं है कि अधिकरण और हाई कोर्ट दोनों समान है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अधिकरण से सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो हाई कोर्ट और अधिकरण तो समान माने जाएंगे ना। तो इसलिए क्या किया, इसमें संशोधन किया गया और अधिकरण के पश्चात पहले व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील करेगा। अगर हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया उस फैसले से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो फिर वह सुप्रीम कोर्ट में जाकर के क्या कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो ये ऐसा हो जाएगा, हाई अधिकरण सबसे पहले अधिकरण में अपील करेगा, अधिकरण में अपील करने के बाद संतुष्ट न होने पर फैसले से हाई कोर्ट में संतुष्ट न होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रकार से यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये अपीली शक्ति है इस अधिनियम में, इस प्रकार से अपील किया जा सकता है। अगला देखते हैं इसके बाद, अब अपील करने के लिए अगर चाहें तो एक विशेष न्यायालय, मतलब अपील की बात नहीं है, अगर चाहे तो इस सेक्शन के लिए, इस सेक्शन करना चाहिए, इस एक्ट के लिए सरकार विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है। इसके लिए विशेष न्यायालय के गठन करने की जो शक्ति है वह धारा 43 में बताया गया है। धारा 43 में बताया गया है कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विशेष न्यायालय का गठन कर सकते हैं। देखिए, जैसा चैनल बना हुआ है, जैसा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होता है। ये जो अधिकरण होती है, अधिकरण एक्चुअल में क्या होता है, तो अधिकरण एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है। अधिकरण जो है वो एक अर्ध न्यायिक संस्था है और जो प्राधिकारी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे अधिकरण में मामला आएगा तो अधिकरण में मामला आया तो आने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि इस अधिकरण में, ये जो हम अधिकरण की बात कर रहे हैं, इस अधिकरण में कोई एक ही व्यक्ति हो, अधिकरण मतलब एकल भी हो सकता है, या कभी कभी अधिकरण में 2 लोग हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। और सबसे खास बात यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे अगर हम अपील की बात कर रहे हैं, निर्णायक प्राधिकारी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, निर्णायक प्राधिकारी जो होगा, एक तो ये तय करेगा कि कौन सी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है या नहीं है, पहली बात, पहली नंबर चीज। दूसरा, यहाँ पे एक बात जरूर होगी, थोड़ा सा प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है, उस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत को भी पालन करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, केवल कानून को ध्यान में रखकर ही ऐसा काम करें, ऐसा नहीं है। कानून में लिखा है तो ऐसा ही होगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी करना चाहिए, या थोड़ी सी शिथिलता, या थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे रखने की बात कही गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं कि केवल न्याय में, मतलब कानून में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा, थोड़ा सा जिंदगी से संबंधित चीजों को या लाइफ से संबंधित चीजों को भी ध्यान में रखना है, ध्यान रखिएगा। ये कार्य इनका है, प्राधिकृत जो निर्णायक प्राधिकारी होंगे उनका। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, विशेष न्यायालय का गठन कर सकते हैं। इस विशेष न्यायालय के न्यायाधीश कौन होंगे? ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात, इस विशेष न्यायालय का गठन कौन करेगा? तो गठन करेगी केंद्र सरकार। विशेष न्यायालय को गठन करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस विशेष न्यायालय का गठन कर सकती है, ये बात हो गई। ठीक है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, अब केंद्र सरकार तो करेगी इसका गठन, अगर विशेष न्यायालय की गठन करने की आवश्यकता पड़ी तो गठन सेंट्रल गवर्नमेंट, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए अकेले स्वयंभू संस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वहां पे वही उसी के हिसाब से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जो उनका हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लेकर के, ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनसे परामर्श लेकर के, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श लिया जाएगा, इनसे सलाह लिया जाएगा, और सलाह लेने के पश्चात जो इसके अंडर में सत्र न्यायालय हैं, उन्हीं सत्र न्यायालय में इसके लिए एक विशेष, क्या कह सकता है, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये सत्र न्यायालय को ही इंपावरमेंट कर दिया जाता है जनरली, ऐसा हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपावरमेंट की बात है। तो मुख्य न्यायाधीश के पास वो शक्ति है कि सत्र न्यायालय, कोई भी सत्र न्यायालय को, ठीक है, या सत्र न्यायालय के किसी एक सेक्शन को चाहे तो इसके लिए विशेष न्यायालय का दर्जा देकर के धारा 43 में शक्ति प्रदान की गई है, एक विशेष न्यायालय बना सकते हैं इस प्रकार की अपराधों के लिए, इस प्रकार की चीजों की सुनवाई करने के लिए। राइट, तो यह तो हो गई बात सजा का, साक्षी के ऊपर बोझ कौन होगा, गुर की शक्ति किसके पास है, निर्णायक अधिकारी कौन होंगे, उन अधिकारियों का दायित्व क्या होगा, उनका काम क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो क्या वह
अगर अपील कर सकता है तो बिल्कुल अपील कर सकता है। पहले अधिकरण में अपील करेगा, अधिकरण के फैसले से ना संतुष्ट ना होने पर हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से संतुष्ट ना होने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, ये तो हो गई अब इसमें से विशेष बातें, विशेष न्यायालय की बात हम यहाँ पे जो कर रहे थे। ठीक है, चलो ये जो बात मैंने कही कि केंद्र सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सत्र न्यायालय को अधिसूचित करेगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो रहेगी वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सत्र न्यायालय को अधिसूचित कर, किसी भी सत्र न्यायालय को अधिसूचित किया जा सकता है कि उसको विशेष न्यायालय का दर्जा दे दिया जाएगा। ये जो बातें हैं वह इस अधिनियम के धारा 43 में है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो पीएमएलए मतलब पीएमएलए जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, एक्चुअल में आप देखेंगे तो जो शक्ति है ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे हमने ईडी का नाम सुना होगा, तो कहीं ना कहीं ईडी या एनआईए का नाम आपने सुना होगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ईडी और ये एनआईए, इनको कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट करने का काम भी, अगर एक प्रकार से आप सोचेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई आतंकी गतिविधि में शामिल है और नो डाउट अगर आप कोई आतंकी घटना को अंजाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पैसा चाहिए होता है, मार्केट से लेना हो या कहीं से भी ऐसा पैसा होता है जो इस प्रकार के गैर कानूनी कामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके ऊपर नकेल कसने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी होती है। तो ईडी और इसको एनआईए को एम्पावरमेंट करने का भी काम करती है ये एक्ट जो है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से इनको पावर मिला है, पीएमएलए से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें से कुछ और बातें हैं, जैसे एफआईयू का गठन करना है। ये एफआईयू के बारे में आगे बात करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए एफआईयू क्या है, वित्तीय खुफिया इकाई जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ठीक है, एफआईयू, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट इंडिया, भारत देश में इस प्रकार की व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक इकाई बनाई गई, एक यूनिट का गठन किया गया जिसका नाम है एफआईयू, वित्तीय खुफिया इकाई, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ठीक है, अब देखिए फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वह हुई थी 18 नवंबर को। ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है इसकी स्थापना हुई थी 18 नवंबर 2004 को। ठीक है, अब इसकी स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, कार्य क्या था, वो तो हम आगे बात करेंगे। ये एक प्रकार की, अगर इसका नेचर देखें, इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें कि ये जो एजेंसी है इसकी प्रकृति कैसे होगी, तो ये एक प्रकार का केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका गठन किया गया है, वित्तीय खुफिया इकाई। ठीक है, ये एक्चुअल में इंटरनल काम करती है। जैसे आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जैसे भाई रॉ है। ठीक है, ये रॉ जो है इसके काम करने का तरीका क्या होता है, कोई नहीं जानता कौन आदमी रॉ का एजेंट है, कहाँ पे घूम रहा है, आपके बगल में है, अगल में है, आपके मोहल्ले में है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वो व्यक्ति चुपचाप अपना काम करता रहता है, इनको कोई भी प्रकार के लाइमलाइट में नहीं आना होता है, ना कोई पब्लिक सेक्टर में ही आते हैं, एक अलग ही प्रकार की गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। यह भी जो इकाई है हम जिसकी बात करें, एफआईयू भी वही काम करती है। चुपचाप ये रहे अपना जानकारी जुटाती है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र निकाय कहने का मतलब कोई ना कोई इनके ऊपर तो रिपोर्टिंग करने का होगा, जिनको ये रिपोर्टिंग करते हैं। अगर रिपोर्टिंग करने की बात करें, ठीक है, तो ये रिपोर्ट, चूंकि ये फाइनेंशियल रिलेटेड है, तो नो डाउट जो केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक परिषद होती है, काउंसिल होती है, केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल जिसका नाम है आर्थिक खुफिया परिषद, ध्यान से समझिएगा, इस एजेंसी का नाम है आर्थिक खुफिया परिषद। इस आर्थिक खुफिया परिषद को ये रिपोर्ट करते हैं। कौन रिपोर्ट करेंगे? एफआईयू, इनका यही काम होता है। एक स्वतंत्र निकाय है, इनको रिपोर्ट करने का काम करते हैं। क्या होता है इनका काम? ठीक है, तो अब रिपोर्ट कैसे करेंगे? तो जितने भी प्रकार की संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करना, जितना भी संदिग्ध वित्तीय लेन देन हो रहा है, लगता है कि कोई वित्तीय लेन देन जो फाइनेंशियल एक्सचेंज है वो कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, तो ऐसे सस्पेक्टेड जो एक्टिविटीज हैं, उन सस्पेक्टेड एक्टिविटीज के ऊपर ये लोग क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये इनका काम होता है। इंफॉर्मेशन गेन करना, सस्पेक्टेड एक्टिविटी को ट्रेस करना, ये इनका काम होता है। प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करना, इन सारी बातों का ये इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा इनको लगता है, ये तत्काल इस बात की अविलंब सूचना दे देते हैं कि इसको वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को, और आर्थिक खुफिया परिषद फिर इनके पास तो कई सारे रास्ते हैं। ठीक है,
कई सारे रास्ते हैं। ये चाहे देखिए भाई, हमारे यहाँ दो प्रकार की चीजें होती है। एक तो क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो फाइनेंशियल गड़बड़ी करने के लिए एक से एक एजेंसीज, जैसे मान कीजिए फाइनेंशियल गड़बड़ी बोल दे मैंने, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है तो क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहा है, या कोई करप्शन हो रहा है तो करप्शन को रोकने के लिए हमारे पास अलग अलग एजेंसीज हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो होता है। ये एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी इकाई है जो फाइनेंशियल करप्शन को रोकेंगी। फाइनेंशियल जानकारी के ऊपर ये लोग जानकारी जुटाएंगे और फिर इसको सौंपेंगे किसको, वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को। फिर अगला ये जो काम है, ये लोग उसके खिलाफ अगली कार्रवाई कर करके, जो यथोचित कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करके फिर उस अपराध को नियंत्रित करेंगे। ठीक है, ये काम इनका होता है, किनका, वित्तीय खुफिया परिषद का, सॉरी वित्तीय खुफिया इकाई का। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इस सेगमेंट में इतना ही था। ठीक है, इसका जो एमसीक्यू है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।